डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। थीम्स इन जीएस विद सीबीपी श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्य एशिया और भारत के संबंधों पर। इसके साथ साथ मध्य एशिया की कुछ बुनियादी बातों पर भी चर्चा की जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों के लिए आरंभ से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। और ऐसी स्थिति में मध्य एशिया की अच्छी और गहरी समझ रखना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मध्य एशिया न केवल संसाधनों की दृष्टि से बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात हम यह कहते हैं कि इसका भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू सामरिक तीनों ही प्रकार का महत्व अत्यधिक है। ऐसी स्थिति में जो बड़ी शक्तियां हैं, खासतौर से अमेरिका, रूस, चीन, इस तरह की जो शक्तियां हैं, उन्होंने मध्य एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए लंबे समय से प्रयास किए हैं और निरंतर अपनी भूमिका, अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई है और उपस्थिति को सुदृढ़ता भी प्रदान की है। भारत ने भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए, भारत ने अपने आर्थिक हितों को, ऊर्जा हितों को देखते हुए मध्य एशिया को में प्रवेश करने, मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत ने भी प्रयास किए हैं और बहुत हद तक भारत उसमें सफल भी है। हालांकि अभी ऐसा कहा जाए कि अन्य देशों जिनके नाम मैंने लिए अभी, अमेरिका, रूस और चीन, उनकी तुलना में भारत की स्थिति बहुत ताकतवर तो नहीं कही जा सकती। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ऐसे देखें तो भारत मध्य एशिया के नज़दीक तो है ही, लेकिन अभी दूरी यह बनी हुई है कि भारत को व्यापार के क्षेत्र में आगे जाना है बहुत, और सुरक्षा की दृष्टि से भारत को मध्य एशिया का पूरा लाभ लेना है। इसलिए जो इस लेक्चर का शीर्षक दिया है मैंने, वो यही है, आपके सामने है यह कि मध्य एशिया और भारत कितने दूर कितने पास। दूरी का मतलब यहां पर यह है कि हमारे संबंधों को अभी और आगे जाना है और जितनी क्षमता है भारत और मध्य एशियाई देशों की द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करने में, वह उसके लिए असीम संभावनाएं बनी हुई हैं। इसलिए दूर शब्द का प्रयोग यहां उसी उद्देश्य से किया गया है। और कितने पास, यह लिखने का तात्पर्य है कि हम कितने बेहतर तरीके से हमने अपने संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान की है। एक बहुत बड़ी बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह देखी जाती है कि हालांकि हम यह कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, लेकिन मित्रवत संबंधों की स्थापना की दृष्टि से यदि गौर किया जाए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो एक दूसरे की समझ रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना समझ के हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते और बिना विश्वास के हम मित्रवत संबंधों की स्थापना नहीं कर सकते। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि अनलेस एंड अनटिल वी हैव अंडरस्टैंडिंग वी कैनॉट डेवलप ट्रस्ट, एंड अनलेस एंड अनटिल वी हैव ट्रस्ट वी कैनॉट हैव फ्रेंडली रिलेशंस। तो समझ एक दूसरे की होना और उसके आधार पर एक दूसरे पर विश्वास करना, यही मित्रवत संबंधों का मूल आधार होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो भारत और मध्य एशिया की जहां तक बात है, दोनों सांस्कृतिक रूप से बहुत नजदीक रहे हैं एक दूसरे के, इसलिए हमारी समझ में ऐसी कोई बाधा बहुत बड़ी विद्यमान नहीं है। लेकिन करना हमें यह है कि इन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए जो हमारी समझ है एक दूसरे के प्रति, उसको और बेहतर किया जाए और उसके आधार पर यदि हमने विश्वास को सुदृढ़ आधार दे दिया, तो निश्चित रूप से हमारे जो मित्रवत संबंध हैं वो अपनी क्षमताओं के अनुरूप उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। इन सारे उद्देश्यों को देखते हुए, इन सारी बातों को देखते हुए थीम्स इन जीएस में आज मैंने आपके लिए यह टॉपिक चुना है। एक और बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभी पूरा संकेंद्रण एक ही जगह है और वह है रूस यूक्रेन युद्ध पर। लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं वह
वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है एक छात्र के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का छात्र है, उसके लिए वो सारी घटनाएं, सारे क्षेत्र समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में भारत और मध्य एशिया के बीच पहली ऐसी वार्ता हुई है जो हालांकि वो आभासी थी, वर्चुअल थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की चर्चा उस बैठक में हुई, उन चर्चा को देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाला समय जो भारत और मध्य एशिया के लिए होगा वह न केवल संपर्कों को बेहतर बनाएगा बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को और ताकत प्रदान करेगा। जिसको हमने कहा कि यह जो बैठक हुई, इसने दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया है सभी राष्ट्रों ने, और उसी दिल्ली घोषणा पत्र पर एक नई दिशा भारत ने अपनी मध्य एशिया नीति को देने की कोशिश की है, और यह हमारे संबंधों को निश्चित रूप से और प्रगाढ़ता की तरफ ले जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में हम मध्य एशिया को समझने का प्रयास करेंगे, कुछ उसके ऐतिहासिक तथ्यों पर भी बात करेंगे। मूलतः हमारा उद्देश्य उसके भू राजनीतिक, भू आर्थिक, भू सामरिक महत्व पर फोकस करना है, उसको ध्यान में रखना है, और हमें यह देखना है कि कहाँ उसमें शक्ति संघर्ष हो रहा है, कौन से ऐसे सहभागी हैं शक्ति संघर्ष में, भागीदार कौन है, और उनकी क्या भूमिका रही है, विशेष रूप से अमेरिका, चीन और रूस की, और उसकी पृष्ठभूमि में भारत और मध्य एशिया के संबंध किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इन बातों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं मध्य एशिया क्षेत्र पर कि मध्य एशिया आखिर है कहां। तो यह कहा जाएगा कि पश्चिम में कैस्पियन सागर है मध्य एशिया के, और पश्चिम से अगर पूर्व का विस्तार देखें तो पूर्व में चीन और मंगोलिया है। तो कहा जाएगा कि सेंट्रल एशिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कैस्पियन सी इन द वेस्ट टू चाइना एंड मंगोलिया इन द ईस्ट। पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन और मंगोलिया तक इसका विस्तार है, और दक्षिण में अगर देखें तो ईरान और अफगानिस्तान से इसका विस्तार होता है उत्तर में रूस तक। यह एक क्षेत्र है जो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो क्षेत्र है कैस्पियन सागर वाला, यह संसाधनों से, ऊर्जा संसाधनों से परिपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी इसमें राज्य हैं, उन राज्यों में भी कई तरह के खनिज और ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं। इसलिए यह जो क्षेत्र है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है भू आर्थिक दृष्टि से। भू आर्थिकी जिसको हम कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स, कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है या ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है जो अर्थव्यवस्था को या आर्थिक गतिविधियों को समर्थन दे रही है, उस तरीके से उसको हम भू आर्थिकी में पढ़ते हैं, जो भू राजनीति का ही एक अवयव है, उसी की एक शाखा है। लेकिन आज का जो दौर है, खासतौर से उत्तर उदारीकृत अर्थव्यवस्था वाला जो दौर है विश्व में, वैश्वीकरण का जो दौर है, उसमें भू आर्थिक पक्ष निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, और वह कहीं ना कहीं भू राजनीति के मूल तत्वों को, मूल सिद्धांतों को भी प्रभावित करता है। तो यदि यह जो क्षेत्र है जो स्थलबद्ध है, लैंडलॉक्ड है, लेकिन इसके बावजूद इसमें जो संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों पर नजर डालेंगे अगर, तो स्वाभाविक रूप से बड़ी शक्तियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। इसीलिए शायद मैकेंडर ने अपने सिद्धांत में, भूगोल में कहा था कि यह विश्व का हार्टलैंड है, हृदय स्थल है। हालांकि हृदय स्थल का जो सिद्धांत है अब वह प्रासंगिक नहीं रहा, लेकिन शायद इसी उद्देश्य से मैकेंडर ने यह शब्दावली प्रयोग में लाई थी कि जो हार्टलैंड पर, हृदय स्थल पर शासन करेगा वही विश्व पर शासन करेगा। तो बहुत हद तक हम उसको प्रासंगिक तो नहीं कह सकते आज के समय में, लेकिन निश्चित रूप से मध्य एशिया का क्षेत्र भू आर्थिक और भू राजनीति दोनों दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हम इसका विस्तार अगर देखें तो इस रूप में देख सकते हैं। अब इसमें जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्र 5 हैं। इसमें एक है कजाकिस्तान, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 5 राष्ट्र हैं मध्य एशिया के, जो पांचों सोवियत संघ के गणराज्य हुआ करते थे। ऐसा कहा जाए कि 19वीं शताब्दी के मध्य से लगभग
और 20वीं शताब्दी के लगभग अंत तक, मतलब सोवियत संघ के विघटन तक, तो 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक मध्य एशिया पर सोवियत संघ का वर्चस्व था और ये सभी राष्ट्र सोवियत संघ के पूर्व गणराज्य कहे जा सकते हैं या थे। इसके साथ साथ चूंकि यहां पर चीन भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा राष्ट्र है भौगोलिक क्षेत्र में, और पिछले कुछ दशकों में, 2 दशकों में चीन का जो विस्तार है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ताकतवर तरीके से चीन ने अपनी शक्ति का विस्तार किया है। तो चीन ने भी दक्षिण एशिया में प्रवेश करके अपनी स्थिति को मजबूती प्रदान की है। तो चीन और रूस दोनों का एक तरीके से प्रभुत्व इस पूरे क्षेत्र पर बना हुआ है आज की तारीख में, और दोनों, हालांकि आज के समय में ऐसा कहा जाएगा कि दोनों में बहुत प्रगाढ़ मित्रवत संबंध स्थापित हैं, लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ चीन है। 2 बड़ी शक्तियों के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जो संसाधन से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हम इस भविष्य में ऐसी चीजों से भी, ऐसे तथ्यों से भी इनकार नहीं कर सकते कि कई बार ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां चीन और रूस में भी संसाधनों पर आधिपत्य करने, संसाधनों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कई बार अगर प्रतिद्वंदिता नहीं भी हो तो प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित हो जा सकती है। ऐसी एक संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते। वर्तमान में तो यह दोनों प्रगाढ़ मित्रवत संबंधों से निर्देशित हैं, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर हम इस पूरे क्षेत्र को देखें तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्थिक, राजनीतिक रूप से ऐसे राज्यों का समूह है जहां पर कथित लोकतंत्र तो है, लेकिन वो लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र के रूप में नहीं देख सकते। कारण उसका यह है कि या तो वो तानाशाही प्रवृत्तियां उनमें दिखाई देती हैं, या आनुवांशिक जो तानाशाही होती है उस तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं लगभग सभी राष्ट्रों में। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी लगभग यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक माने हैं, एकात्मक राष्ट्रपति मूलक या अध्यक्षात्मक गणराज्य कहते हैं इसको। तो उसको अगर अध्यक्षात्मक गणराज्य, यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक हैं, तो ये सब रिपब्लिक, लेकिन उस रिपब्लिक में भी एक तरीके का सत्तावाद हमें दिखाई देता है। अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसीज हैं ये सब, तो उसको कहा जाएगा कि ये सत्तावादी लोकतंत्र वाले राज्य माने जा सकते हैं। इसके साथ साथ हालांकि सभी राज्यों में अगर हम नजर डालें उसके राज व्यवस्था पर, तो लगभग सभी राज्यों में, केवल किर्गिस्तान को छोड़ दें अगर, तो द्विसदनी विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है सभी में। किर्गिस्तान में केवल एक सदनी विधानमंडल है जिसके संसद को हम कहते हैं सुप्रीम काउंसिल। तो सभी राज्यों में, 5 राज्यों में से 4 में द्विसदनी विधानमंडल है, यह उनकी एक और विशेषता है। और किर्गिस्तान में वह एक सदनी है जिसका नाम है सुप्रीम काउंसिल, उसकी संसद का। इसके अलावा यदि हम पूरे मध्य एशिया के क्षेत्र पर गौर करेंगे तो निर्जातीय रूप से, सांस्कृतिक और निर्जातीय रूप से बहुत विविध क्षेत्र है यह। इट इज वेरी मच डाइवर्स, बहुत ज्यादा निर्जातीय विविधता है। और जब से सोवियत संघ का वर्चस्व था इस पर 19वीं शताब्दी के मध्य से, जैसा भी मैंने कहा, 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की शुरुआत तक, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस समय तक एक लंबी अवधि है जिसमें सोवियत संघ का प्रभुत्व बना रहा
और ये सभी सोवियत संघ के गणराज्य के रूप में कार्य कर रहे थे। सोवियत संघ ने इस पूरे क्षेत्र का जो उपयोग किया वह आमतौर पर उसने अपनी परमाणु शक्ति के परीक्षण के लिए, अपने अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण के लिए, उस उद्देश्य से इस पूरी भूमि का, इस पूरे क्षेत्र का उसने प्रयोग किया था अधिकांशतः। वहां से बहुत बड़ी संख्या में रूसी माइग्रेट कर गए थे इस पूरे क्षेत्र में, और आज भी वो वहां विद्यमान है, आज भी मौजूद हैं। तो रूसी एक निर्जातीय समूह, बहुत बड़ा समूह है। उसी तरह चीन का भी एक बहुत बड़ा समूह है। इसके अलावा यूक्रेन के लोग हैं, इसके अलावा कजाक्स हैं, उज्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं। बहुत सारे निर्जातीय समूह इस पूरे क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं, जिसका एक नुकसान भी क्या है। ऐसे एक वाक्य तो यह होगा कि मध्य एशिया निर्जातीय विविधता वाला क्षेत्र है। एक कहा जाए रशियंस, यूक्रेनियंस, ताजिक्स, कजाक्स, इसके बाद तुर्कमेन्स, ऐसे बहुत सारी निर्जातीय समूह यहां विद्यमान है। निर्जातीयता जहां बहुत विविध होती है तो एक समस्या उभर कर आती है सामने। निर्जातीयता का अर्थ क्या हुआ कि कोई एक ऐसा सांस्कृतिक समूह है जिसका अपना एक विशिष्ट धर्म है और जिसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, जो उसकी परंपरागत धरोहर भी है। ऐसी स्थिति में अगर मान लिया धर्म सबका एक भी है, लेकिन इसके बावजूद उसमें सांस्कृतिक पहचान बनाने वाला कोई ना कोई ऐसा अनन्य या एक्सक्लूसिव फीचर जरूर होगा, तभी उसकी निर्जातीय पहचान बनती है। तो हर ऐसी निर्जातीय समूह की एक विशेषता क्या है कि वह अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करता है सदैव, और अपनी संस्कृति की भी पहचान बनाए रखने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में जहां निर्जातीय विविधता होगी, अगर वहां पर लोकतांत्रिक पद्धति बहुत मजबूत नहीं है, अगर लोकतंत्र परिपक्व नहीं है, या लोकतंत्र आम लोगों का लोकतंत्र नहीं है, तो वह निर्जातीय संघर्ष में तब्दील हो जाता है, या निर्जातीय संघर्ष बहुत तेजी से उभरते हैं। थोड़ा सा अलग हटके भारत के बारे में आपको इस बारे में समझाऊं कि वर्ष 2011 की जो जनगणना थी भारत की, उसमें यह कहा गया कि भारतवर्ष में 2000 से अधिक निर्जातीय समूह निवास करते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम यह भी कह सकते हैं कि भारत में भी निर्जातीय विविधता है, तो भारत में निर्जातीय संघर्ष ऐसा क्यों नहीं होता जो मध्य एशिया में देखने को मिलता है। उसके पीछे अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ी ताकत लोकतांत्रिक पद्धति है कि यदि लोकतंत्र हमारा परिपक्व है और वास्तविक अर्थों में जनता के द्वारा स्थापित लोकतंत्र है और सत्तावाद नहीं है, उसमें उदारवाद का गुण है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, तो भारत के लोकतंत्र की जो परिपक्वता है उसने भारत में इतनी निर्जातीय विविधता के बावजूद भारत को अखंड बनाए रखा है अब तक, और अखंड बनाए रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मध्य एशिया में देखेंगे तो निर्जातीय विविधता है। समस्या यह है कि अभी मैंने कहा कि सत्तावादी लोकतंत्र होने के कारण वास्तविक अर्थों में जनता का शासन उसको नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में हर निर्जातीय समूह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सदैव संघर्ष करता रह सकता है, जो हमें मध्य एशिया में दिखाई देता है। इस कारण अगर हम यह देखें कि कोई भी क्षेत्र मध्य एशिया में होगा या कहीं पर भी हो, कोई भी राष्ट्र अगर अंदर से कमजोर है, दुर्बल है, तो वह सदैव जोखिम भारित होगा, उस पर रिस्क हमेशा अधिक होगा। तो पूरा का पूरा मध्य एशियाई क्षेत्र इन निर्जातीय संघर्षों और सांस्कृतिक अवरोधों के कारण दुर्बल क्षेत्र बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में सुरक्षा की चुनौतियां बहुत गंभीर हो जाती हैं, और जो असामाजिक तत्व हैं, जो अपराधी तत्व हैं, जो आतंकवादी समूह हैं, ऐसे जितने भी संगठन या समूह काम करते हैं, उनके लिए वह एक
फर्टाइल ग्राउंड जिसको कहते हैं वह बन जाता है। तो पूरे मध्य एशिया के क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों का भी खतरा है, जो नशीले पदार्थों की तस्करी है उसका खतरा है, मानव दुर्व्यापार का खतरा है। तो पूरा का पूरा क्षेत्र जोखिम से भरा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि इधर तो मान लिया कैस्पियन सागर है, यहां पर अफगानिस्तान है, ईरान है, चीन है और इधर रूस है। तो अगर रूस की बात की जाए और ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर दुर्बल है और असुरक्षित है तो रशिया को भी असुरक्षा का खतरा होगा, चीन को भी खतरा होगा, ईरान को भी होगा और अफगानिस्तान को भी होगा। अफगानिस्तान ऑलरेडी एक दुर्बल क्षेत्र है और ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान इसके लिए बेहतर ग्राउंड साबित हो जा रहा है असुरक्षा बढ़ाने के लिए। अगर हम इसके फर्दर दक्षिण में जाते हैं तो अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार है। अगर हम मध्य एशिया की तरफ से देखते हैं अफगानिस्तान को तो अफगानिस्तान इज अ गेटवे टू साउथ एशिया। अगर साउथ एशिया से देखते हैं देन इट इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। तो साउथ एशिया में पाकिस्तान और भारत के लिए भी यहां से असुरक्षा के जोखिम भारत तक पहुंचते हैं। तो भारत के भी हित मध्य एशिया में सुरक्षा वाले हैं। आगे हम लोग इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पूरा का पूरा क्षेत्र निर्जातीयता से विविध है और संघर्षरत है। सांस्कृतिक संघर्ष भी है, निर्जातीय संघर्ष भी है, राजनीतिक रूप से सत्तावादी लोकतंत्र है, लेकिन भू आर्थिक रूप से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कई ऐसे संसाधन मौजूद हैं। जैसे अगर कहा जाए तो कजाकिस्तान में तेल और प्राकृतिक गैस के अलावा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। तो कजाकिस्तान का अपना महत्व है ऊर्जा की दृष्टि से। यदि हम किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की बात करेंगे तो स्वर्ण और कॉपर, तांबा, कॉटन, इस तरह के एल्यूमिनियम, इस तरह के खनिज संसाधन बहुत महत्वपूर्ण रूप से मौजूद है वहां। इसके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान में भी तेल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में है और उज्बेकिस्तान में गोल्ड भी है, स्वर्ण भी है, तेल भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो पूरा का पूरा जो मध्य एशिया क्षेत्र है वह संसाधनों में अगर देखें तो गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉटन, इस तरह के खनिज हमारे पास मौजूद हैं यहाँ। और ऑयल एंड नेचुरल गैस बहुत व्यापक तौर पर बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है। इसके साथ साथ यूरेनियम भी बड़ी मात्रा में मौजूद है कजाकिस्तान में। तो हालांकि राजनीतिक रूप से सत्तावादी है, निर्जातीय रूप से संघर्षरत है, सांस्कृतिक रूप से भी संघर्षरत है, इसलिए सामाजिक रूप से बहुत हद तक दुर्बल क्षेत्र कह सकते हैं, जोखिम भारित क्षेत्र है, लेकिन भू आर्थिक दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि बड़ी शक्तियों के लिए यह सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। और बड़ी शक्तियां न केवल संसाधनों का दोहन करना चाहती हैं यहां, बल्कि उसी के माध्यम से अपनी स्थिति को और सुदृढ़ बनाकर वैश्विक स्तर पर संसाधनों पर अपना आधिपत्य रखकर अपनी वैश्विक स्थिति को भी बेहतर करना चाहती है। तो बड़ी शक्तियों का प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत पर अगर विचार करेंगे तो जिन क्षेत्रों में बड़ी शक्तियों का प्रवेश होता है वहां शक्ति संघर्ष की राजनीति का होना स्वाभाविक है। राजनीतिक यथार्थवाद जो सिद्धांत है राजनीति विज्ञान का, हैंस मॉर्गेंथु ने जो सिद्धांत दिया था राजनीतिक यथार्थवाद का कि किसी भी राष्ट्र के सभी हित उसकी शक्ति में ही प्रदर्शित होते हैं। अगर कोई राष्ट्र आर्थिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहता है, तो राजनीतिक यथार्थवाद के अनुसार वह अपनी आर्थिक शक्ति का विस्तार चाहता है। यदि वह राजनीतिक रूप से सुदृढ़ता का हित रखता है तो वह अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार चाहता है। और अगर अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है तो वह अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार चाहता है। तो राजनीतिक यथार्थवाद यह कह रहा है कि हर राष्ट्र अपने सारे हितों की अभिव्यक्ति शक्ति के रूप में करता है और यही शक्ति संघर्ष का मुख्य कारण है। हालांकि यह भी कहा जाना चाहिए कि विश्व में शक्ति संघर्ष ही एक ऐसा कारक है जो शायद विश्व को कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है और उसको गतिशील भी बनाए रखता है। यही कारण है कि राजनीतिक यथार्थवाद बहुत हद तक सर्वमान्य सिद्धांत के तौर पर राजनीति विज्ञान में देखा जाता है, पढ़ा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने राजनीति विज्ञान अगर पढ़ा है तो राजनीतिक यथार्थवाद को अवश्य पढ़ा होगा। 6 सूत्री सिद्धांत है, उस पर तो मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा, वह सैद्धांतिक बात है, लेकिन आपका ध्यान उधर मैं आकर्षित करा रहा हूं कि राजनीतिक यथार्थवाद
आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत उभर गया है फिर से एक बार। इस आधार पर हम मध्य एशिया को समझ सकते हैं भौगोलिक और भू राजनीतिक दृष्टि से। अब इसमें मध्य एशिया एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के लिए भी जाना जाता है। आपके सामने जो स्लाइड मैंने रखी है वह दर्शा रहा है द ग्रेट गेम इन 19th सेंचुरी, राइवलरी बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया फॉर इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। यह जो ग्रेट गेम है, ग्रेट गेम जो शब्दावली थी यह ब्रिटेन में यूज की जाती थी। ब्रिटेन में इस तरह के शक्ति संघर्ष को कहा जाता था ग्रेट गेम। आर्थर कोनोली ब्रिटिश डिप्लोमेट थे जिन्होंने इस शब्दावली को कॉइन किया था। वो कॉइन किया था उन्होंने 1840 में। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आर्थर कोनोली ने इसको कॉइन जरूर किया, लेकिन वह शब्द लोकप्रिय नहीं हो सका, बहुत चर्चित नहीं हो सका लगभग 60 सालों तक। ब्रिटेन के एक बहुत महत्वपूर्ण नॉवेलिस्ट हैं, अगर आपने नाम सुना होगा, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। तो रुडयार्ड किपलिंग की एक नॉवेल है बहुत चर्चित, किम। किम में उन्होंने ग्रेट गेम शब्द का प्रयोग किया, उसी शब्द का जो आर्थर कोनोली ने 1840 में कॉइन किया था। और किपलिंग के उस नॉवेल के कारण यह शब्दावली बहुत चर्चा में आ गई विश्व स्तर पर, और ब्रिटेन में उसका प्रयोग किया जाने लगा मध्य एशिया में जो राइवलरी थी रूस के साथ। लेकिन रूस में इसी घटनाक्रम को कहा जाता था टूर्नामेंट ऑफ शैडोज। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। पहले ग्रेट गेम की क्यों बात कर रहे हैं, वाई इट इज, क्योंकि आज के समय में यह कहा जा रहा है कि वी हैव अ न्यू ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया वंस अगेन एंड नाउ द पार्टीज हैव चेंज्ड। केवल खिलाड़ी उसके बदल गए हैं, गेम वही है, खिलाड़ी बदल गए हैं। पहले ब्रिटेन और रूस था, अब अमेरिका, रूस, चीन और कुछ अन्य राष्ट्र जैसे टर्की भी है, पाकिस्तान भी है, भारत भी मौजूद है वहां। तो बहुत सारे खिलाड़ी आ गए हैं। आज हम उसको न्यू ग्रेट गेम कहते हैं। तो न्यू ग्रेट गेम पर पहुंचने के पहले हमें ग्रेट गेम को समझने की थोड़ी सी जरूरत है। शब्दावली आई थी 1840 में। ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ थे आर्थर कोनोली। इसकी लोकप्रियता रुडयार्ड किपलिंग के उपन्यास किम से बढ़ी थी। एक बात तो याद रखनी है, अब लिखा जाएगा कि रूस में इसे टूर्नामेंट ऑफ शैडोज कहा जाता था। और इसकी एक अवधि भी तय है। हालांकि शक्ति संघर्ष की कोई अवधि होती नहीं वास्तविक अर्थों में, लेकिन इसकी एक अवधि भी तय की हुई है, ऐसा कहा जाता है कुछ घटनाओं को लेकर। जैसे यह कहा गया, अधिकांश जो इतिहासकार हैं उनका मानना यह है कि 12 जनवरी 1830 को इसका आरंभ हुआ था मध्य एशिया में, और 10 सितंबर 1895 को यह समाप्त हो गया। तो लगभग 70 साल, 65 से 70 सालों का यह अवधि है जिसमें रूस और ब्रिटेन के बीच शक्ति संघर्ष चलता रहा। दो ट्रीटीज हैं 1828 और 1829 में। एक को कहते हैं ट्रीटी ऑफ तुर्कमेंचे और एक को कहते हैं ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल। इन दोनों संधियों में रूस को महत्व दिया गया था और ब्रिटेन को यह आशंका हुई कि
रूस अपना प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ा सकता है और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको वह रक्षित राज्य के रूप में अपना संरक्षण दे सकता है और ऐसी स्थिति में वह ब्रिटेन के विकास में बाधक बन सकता है। खास तौर से पर्सिया, पर्सिया मतलब आज का जो ईरान है, यह एक बुनियाद थी, ये दो ट्रीटीज, और इसी के आधार पर ब्रिटेन ने रूस के विस्तार को रोकने की कोशिश की। प्रोटेक्टोरेट कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में, उसको प्रोटेक्टोरेट कहते हैं कि जो रक्षित राज्य है, अर्थात रूस पर्सिया की रक्षा करेगा, ऐसी एक आशंका ब्रिटेन को हुई और उसने उसको रोकने की कोशिश की। इसीलिए कहा जाता है कि यह 12 जनवरी 1830 से इस ग्रेट गेम की शुरुआत हुई है। उसके पीछे का तर्क यही है। दूसरी बात यहां पर यह थी कि लॉर्ड एलनबरो, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया, उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को एक टास्क दिया उस समय, और वह टास्क यह दिया कि एमिरेट ऑफ बुखारा तक एक ट्रेड रूट बनाया जाए और ब्रिटेन उसमें ट्रेडिंग करे। इसके पीछे की भू राजनीति क्या थी कि ब्रिटेन उसको रोकना चाहता था, रूस को, और एमिरेट ऑफ बुखारा को, ओटोमन एम्पायर को, पर्सियन एम्पायर को वह बफर स्टेट के तौर पर यूज करना चाहता था। यह उसके पीछे की भू राजनीति है जिसने ग्रेट गेम को जन्म दिया। इसके बाद इससे ब्रिटेन को ऐसा निश्चित रूप से प्रतीत हुआ होगा, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसको देखते हुए, कि रूस की अगर कोई इच्छा है कि वह फारस की खाड़ी या हिंद महासागर में अपनी शक्ति का विस्तार करे, तो उस विस्तार को रोका जा सकता था। यही ब्रिटेन का उद्देश्य था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो रूस की मंशा यह थी कि वह अफगानिस्तान को एक तटस्थ राज्य के रूप में यूज करना चाहता था, ताकि अफगानिस्तान तक अगर उसका फैलाव हो जाए तो वह विश्व स्तर पर अपने संसाधनों की दृष्टि से विश्व स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में सहायक होगा। अगर वो तटस्थ हो जाएगा तो निश्चित रूप से रूस की पकड़ वहां तक होगी और ब्रिटेन को आगे बढ़ने से रूस रोक सकता था। ऐसी घटनाओं से यह प्रतीत होता है। और इस कारक ने निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाई 1838 में पहले आंग्ल अफगान युद्ध और 1878 में दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के लिए। ये घटनाएं ग्रेट गेम का भाग बन गई। और अब इसके बाद जब यह स्थिति हो गई कि अफगानिस्तान और रूस की सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, इसके लिए पामीर बाउंड्री कमीशन प्रोटोकॉल जैसी संधि की गई, जैसे समझौते किए गए, और उसके तहत अफगानिस्तान और रूस की सीमाओं का रेखांकन किया गया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना है इतिहासकारों ने कि 10 सितंबर 1895 को यह ग्रेट गेम समाप्त हो गया, जिसको रूस ने टूर्नामेंट ऑफ शैडोज कहा था और ब्रिटेन ने उसको ग्रेट गेम की संज्ञा दी थी। तो कहा जाए इसके बारे में कुछ बातें मैं लिखवा देता हूं आपको। आरंभ है इसका 12 जनवरी 1830 और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पहली है ट्रीटी ऑफ तुर्कमेंचे 1828 और दूसरी है एड्रियानोपल 1829। इनसे आशंका थी ब्रिटेन को कि ओटमन तथा पर्शियन साम्राज्य
रूस के लिए रक्षित राज्य बन जाएंगे और उसका जो विस्तार है वह विस्तार होने लगेगा। इसलिए ब्रिटेन ने एक नई रणनीति अपनाई। वह रणनीति क्या थी कि लॉर्ड एलन बोरो, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया प्रेसिडेंट के उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को एक टास्क दिया कि बुखारा अमीरात तक एक ट्रेड रूट बनाया जाए। वह रणनीति क्या थी? इंडिया के अध्यक्ष गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बुखारा अमीरात तक एक व्यापार मार्ग बनाने का दायित्व सौंपा। इसकी भू राजनीति क्या थी? वही मैंने अभी चर्चा में बताया आपको कि इसकी भू राजनीति क्या थी। ब्रिटेन का उद्देश्य रूस के विस्तार को रोकना तथा फारस की खाड़ी या हिंद महासागर में उसके प्रभुत्व को रोकना यह था। इसके लिए ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य तथा एमिरेट ऑफ बुखारा का प्रयोग बफर राज्य के रूप में पक्षधर था। एक एस्पेक्ट इसका यह है। इसके बाद है कि रूस अफगानिस्तान को तटस्थ राज्य के रूप में प्रयोग करने का इच्छुक था या पक्षधर था, कह सकते हैं। पामीर बाउंड्री कमीशन प्रोटोकॉल्स के तहत रूस और अफगानिस्तान की निर्धारण किया गया।
और इसके पहले एक और चीज है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 एंड सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878। और इसने ग्रेट गेम का अंत कराया कब? 10 सितंबर 1895 को ग्रेट गेम को समाप्ति मान ली गई इतिहासकारों द्वारा। अब हमें बात करनी है कि नया ग्रेट गेम क्या है और आज भू राजनीति मध्य एशिया की कैसी है। यहां पर आपके लिए एक चीज लिखी है मैंने, न्यू ग्रेट गेम, जिसमें एक चीज और ऐड होगी, जियो पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया, कि मध्य एशिया की भू राजनीति और नवीन जो ग्रेट गेम है वह है। और उसमें खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो 3 प्रमुख खिलाड़ी हमें दिख रहे हैं इस मैप में, एक रशिया है, चाइना है और यूएस है। तो तीनों की क्या भूमिका है इस पूरे क्षेत्र में, पहले उस पर नजर डालेंगे और फिर हम बात करेंगे भारत और मध्य एशिया की। इसके जो प्रमुख भागीदार हैं या प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, वो है रूस, चीन और अमेरिका। और अन्य जो राष्ट्र यहां उपस्थित हैं उनमें तुर्की है, भारत है, पाकिस्तान है, ये सब उसमें शामिल है। पहले हम लोग देखते हैं मध्य एशिया में रूस, रशिया इन सेंट्रल एशिया। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये जो 5 राज्य हैं, ये 5 पूर्व सोवियत गणराज्य। इसका मतलब है कि सोवियत संघ का वर्चस्व यहां रहा है और सोवियत संघ का ही यह क्षेत्र रहा है। यदि हम रूस की विदेश नीति पर गौर करें तो बहुत आसानी से हम उसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण है सोवियत संघ की विघटन से आरंभ होता है और जाता है 1990 के दशक के मध्य तक। इस बीच में मध्य एशिया के लिए रूस के पास कोई बहुत स्पष्ट नीति नहीं थी। हालांकि ऐसा कहा जाएगा कि जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने आरंभ में तो यूरोप को टारगेट किया था पूंजी के लिए, लेकिन यूरोप से वो सहायता नहीं मिल पाई तब उन्होंने मध्य एशिया की तरफ अपना रुख किया था। लेकिन शुरुआती दौर में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की आर्थिक स्थिति के कमजोर हो जाने के कारण बोरिस येल्त्सिन के पास, जो रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे, उनके पास यूरोप के से सहायता लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था शायद उस समय। लेकिन यूरोप ने इस घटना को हास्यास्पद कहा और वह सहायता नहीं मिल पाई रूस को जो मिल सकती थी या जिसकी अपेक्षा थी रूस को। इसलिए उस पीरियड में मध्य एशिया के लिए रूस की कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई देती है। लेकिन 1990 के दशक के अंत में जहां से विदेश नीति के दूसरे चरण का आरंभ होता है, वहां तत्कालीन विदेश मंत्री जो थे रूस के, यूरी प्राइमाकोव,
उनका एक सिद्धांत है जिसको हम प्राइमाकोव डॉक्ट्रिन कहते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो प्राइमाकोव ने ही एक और फ्रेज कॉइन किया था, रशिया इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल, रूस भारत चीन सामरिक त्रिकोण। यह शब्दावली या पदावली, इसकी भी खोज या इसकी भी चर्चा यूरी प्राइमाकोव ने ही की थी, जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे रूस के। तो प्राइमाकोव डॉक्ट्रिन में यह कहा गया कि मध्य एशिया में रूस को अपनी ताकत को दोबारा वापस करना चाहिए और अपने पड़ोस में अपनी शक्ति को का विस्तार करना चाहिए, और इसको एक तरीके से शांत कूटनीति की भी संज्ञा दी गई, साइलेंट डिप्लोमेसी। तीसरा जो चरण है रूस की विदेश नीति का, वह है पुतिन के सत्ता में आने के बाद 2000 से। पुतिन ने यह कहा था कि सोवियत संघ की जो गौरव था उसे वापस लाना ही होगा रूस को, और यह हर रूसी का धर्म है, कर्तव्य है कि वह सोवियत संघ की जो गौरव था उसको वापस करे। इस कारण से पुतिन के शासनकाल में यदि हम देखें तो पुतिन के शासनकाल को हम 2000 से 2004, 2004 से 2008, उसके बाद 2012 से 18 और वर्तमान में देख रहे हैं। तो 2000 से 2008 का जो फेज है वह पुतिन का एक ऐसा फेज है जहां उन्होंने अपने राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन 2012 के बाद का जो फेज है पुतिन का, उसमें आक्रामकता रूस की अधिक दिखाई पड़ी है पूरे विश्व के लिए। और शायद यह कारण है, इसके पीछे का कारण यही है कि सोवियत संघ के गौरव को वापस लाने वाला जो एक दृष्टिकोण विदेश नीति में दिखता है, वह शायद उसी का परिणाम है या कि रूस ने आक्रामक रवैया अपना रखा है वर्ष 2012 के बाद से। तो रूस की विदेश नीति के 3 चरणों को हम देख सकते हैं। पहला चरण हो गया सोवियत संघ के विघटन से 90 के दशक के मध्य तक। इसमें कहा जाएगा कि मध्य एशिया के लिए कोई सटीक और स्पष्ट नीति नहीं थी। हम रूस की विदेश नीति की बात कर रहे हैं केवल मध्य एशिया के संदर्भ में। दूसरा जो चरण है वह 1990 के दशक के अंत में है, और वह गाइडेड है प्राइमाकोव सिद्धांत से, जिसमें यह कहा गया कि अपने पड़ोस में रूस को अपनी शक्ति सुदृढ़ करनी चाहिए। यह उसका वाक्य है। और तीसरा चरण है पुतिन का दो 2000 के बाद जिसमें सोवियत संघ के गौरव को वापस करने वाला दृष्टिकोण शामिल है। इसी आधार पर रूस ने मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, और उसके लिए उसने कई काम किए, संस्थागत काम भी किए, जैसे शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना, एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की स्थापना, यूरेशियाई आर्थिक संघ, जिसमें रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो मध्य एशिया के 2 राष्ट्र हैं और बाकी बेलारूस और आर्मेनिया है। इसमें अगर देखेंगे शंघाई सहयोग संगठन में तो रशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान है।
5 में से 4 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, लेकिन मध्य एशिया के 4 राष्ट्र इसमें सदस्य के रूप में शामिल हैं। उसी तरीके से यूरेशियाई आर्थिक संघ में कजाकिस्तान और किर्गिस्तान नामक 2 राष्ट्र इसमें शामिल हैं। इसके अलावा CSTO है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, मेन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द रीजन। इसमें भी क्या है, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान 3 राष्ट्र हैं मध्य एशिया के, 6 सदस्यीय संगठन है और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन है। तो रूस ने संस्थागत तरीकों से मध्य एशिया को न केवल गाइड करने की कोशिश की है, बल्कि रूस ने इन्हीं संस्थाओं के जरिए मध्य एशिया में अपनी वही पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश की है जो कभी सोवियत संघ की थी। यह प्राइमाकोव डॉक्ट्रिन से गाइड हो रहा है निश्चित रूप से, और उसको व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल में इसको पूरी तरीके से मजबूती दी है, यह ऐसा कहा जा सकता है। इसके साथ अगर हम रूस के अन्य बातों पर गौर करते हैं तो रूस की 2 तेल कंपनियां हैं, गैसप्रोम और ल्यूकॉयल। इन दोनों कंपनियों ने मध्य एशिया में गैस के अन्वेषण, गैस की खोज, गैस के उत्पादन और उस दिशा में कार्य करना आरंभ किया है। रूस के संस्थागत प्रयास क्या हो गए? एक हो गया संघाई सहयोग संगठन, दूसरा है यूरेशियाई आर्थिक संघ और तीसरा हो गया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। इसके बाद मध्य एशिया में तेल गैस संसाधनों दोहन के लिए 2 कंपनियां कार्य कर रही हैं। एक है गैसप्रोम और दूसरी है ल्यूकॉयल। ये दोनों हैं। इसके साथ साथ रूस ने ड्रग ट्रैफिकिंग को, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने, आतंकवाद रोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का भी प्रयास किया है, ताकि रूस की पकड़ वहां वैसी ही हो जैसा अभी मैंने कहा, जैसी सोवियत संघ की के समय थी। जो द्विपक्षीय व्यापार है वो है अभी लगभग $58 बिलियन का रूस और मध्य एशिया के बीच। ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना है, आतंकवाद को रोकना है। इस तरीके से रूस की छवि वहां बेहतर बन रही है और संस्थाओं में एक तरीके से नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रूस ने अपनी पकड़ मध्य एशिया में मजबूत बनाने की कोशिश की है। तो एक खिलाड़ी तो रूस था, दूसरा खिलाड़ी है चीन। मध्य एशिया में चीन, अभी ताजा अगर घटना देखें तो जनवरी 2022 में चीन और मध्य एशियाई देशों के बीच एक आभासी सम्मेलन हुआ, वर्चुअल, और उसमें कई बातें कही गई। तो हम उसी को आधार बनाकर इस पर बात करते हैं। यहां लिखा है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चेयर्स ए वर्चुअल समिट commemorating the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and 5 Central Asian countries in Beijing, China, January 25, 2022। 25 जनवरी 2022 को यह वर्चुअल बैठक हुई है
और उसकी तस्वीर है आपके लिए यहां पर। और इसमें इसको कहते हैं C+C5। अब हम लोग बात कर रहे हैं मध्य एशिया में चीन। C+C5 है और 25 जनवरी की बैठक 2022 को जो हुई उसमें 5 बातें कही गई। पांच बुनियादी बातें कही गई। सबसे पहला है पारस्परिक सम्मान। बैठक में यह चर्चा की गई कि चीन और पांचों जो मध्य एशियाई राष्ट्र हैं सभी एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। यह पहला पॉइंट है। दूसरा है अच्छे पड़ोसी और मित्रवत संबंधों पर बल, कि हम गुड नेबर पॉलिसी पर काम करेंगे, कि पड़ोसी हमारे अच्छे हैं और उसी आधार पर हम वो काम करेंगे। इसके साथ साथ सुरक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा करते रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे जहां तक सुरक्षा की बात है। चौथी बात इसमें यह है कि जो संकटकालीन समय होगा उसमें एक दूसरे के साथ एकीकृत होकर खड़े रहेंगे। संकट की स्थिति में एकता, सॉलिडरिटी शो करेंगे इन ट्राइंग टाइम्स। और पांचवा है कि पारस्परिक लाभ प्रदान करते रहेंगे। इन्हीं 5 मुद्दों पर 25 जनवरी 2022 की बैठक हुई और इसके साथ साथ चीन ने अपना यह स्टैंड क्लियर करने की कोशिश की है मध्य एशियाई राष्ट्रों के सामने कि वह न केवल व्यापार की दृष्टि से बल्कि उनकी सुरक्षा करने में भी चीन आगे बढ़कर काम करेगा और इसलिए उनको चीन पर निर्भर होना चाहिए। तो चीन ने उन राष्ट्रों के अपने ऊपर निर्भरता बढ़ाने वाले प्रयासों पर बल दिया है। यह चीन की भू राजनीति है। उसके लिए चीन ने कई बातें की आर्थिक रूप से, जैसे जो समता निवेश है चीन का, स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो है वह $14 बिलियन है 2020-21 में। एक तो यह हुआ। इस बैठक में $500 मिलियन की सहायता राशि दी है चीन ने मध्य एशियाई राष्ट्रों को। यह दूसरा एस्पेक्ट है। और लगभग $50 बिलियन का ट्रेड है अभी चीन और मध्य एशिया के बीच। तो 2022 से 2030 के बीच में $50 बिलियन से $70 बिलियन करने का लक्ष्य है। यह वर्तमान में $50 बिलियन है, उसको $70 बिलियन करना लक्षित है। यह चीन ने अपनी तरफ से यह कहा है। अब चीन का हित क्या है, क्यों चीन को मध्य एशिया पसंद है? तो एक तो कारण वही है कि मध्य एशिया संसाधनों से भरा है और चाइना की भी एक तेल कंपनी काम करती है जिसको कहते हैं CNPC, चाइना पेट्रोलियम नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, CNPC, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो तेल और गैस संसाधनों के लिए वह कार्य करती है। इसके अलावा चीन
द्विपक्षीय व्यापार के माध्यम से संसाधनों का दोहन करना चाहता है और अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मध्य एशिया का क्षेत्र उसकी जो रणनीति है या उसकी जो पहल है, जिसको हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, नाम सुना होगा आपने, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन की है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग रहा है मध्य एशिया। खासतौर से सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एक है उसका, और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रूट। आगे मैं चर्चा करता हूं, सिल्क रूट पर बात करते हैं तो BRI का एक अभिन्न अंग रहा है मध्य एशिया, और यही चीन का बहुत बड़ा हित है मध्य एशिया में, जिसके आधार पर वह अपनी भू राजनीति कर रहा है वहां। यह दूसरा खिलाड़ी था या दूसरा प्रतिद्वंदी है मध्य एशिया में। तीसरा जो प्रतिद्वंदी है वह अमेरिका है। अमेरिका ने भी एक वही स्ट्रेटजी बनाई है, C5+1, यही दृष्टिकोण है। भारत का भी दृष्टिकोण वही, अभी आगे बताता हूं। C5+1 यह दृष्टिकोण है, और अमेरिका ने एक मध्य एशिया रणनीति बनाई है 2019 से 25 के लिए। अमेरिका की (2019 से 2025) के लिए यह रणनीति है, जिसमें व्यापार होगा, संयुक्त सैन्याभ्यास होगा, इसके अलावा सहायता राशि दी जाएगी, इसके अलावा आतंकवाद रोधी कार्यक्रम होंगे, और इसके साथ साथ जो एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का ढांचागत समझौता है उसको लागू किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कार्य इस रणनीति के तहत किए जाएंगे। अमेरिका ने हालांकि यह कहा है कि उसकी मंशा यह है कि पूरा मध्य एशिया क्षेत्र एक समृद्ध, स्थायित्व वाला और सुरक्षित क्षेत्र बना रहे। लेकिन समस्या यह है कि जहां बड़ी शक्तियां होती हैं वहां यही तीनों प्रभावित होते हैं, समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व। तो जहां बड़ी शक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष होता है, वहां सबसे पहला जो परिणाम होता है वह उस क्षेत्र की अस्थिरता होती है, इनस्टेबिलिटी। और इनस्टेबिलिटी के कारण जाहिर है प्रॉस्पेरिटी जो है, समृद्धि जो है, वह कम हो जाती है और स्थायित्व की भावना वहां नहीं रह पाती, और पूरा का पूरा क्षेत्र असुरक्षित हो जाता है। तो अमेरिका की मंशा यह है कि मध्य पूर्व में तो हालांकि उसकी पकड़ है ही, मिडिल ईस्ट में, लेकिन अगर मध्य एशिया में भी उसकी पकड़ बन जाए तो जाहिर है संसाधनों पर उसका वर्चस्व बना रहेगा। कुछ अमेरिकी समर्थन वाले राष्ट्र भी उसके आसपास के क्षेत्र में मौजूद हैं, जैसे जॉर्जिया, जैसे आर्मीनिया, और इस तरह के राष्ट्र भी, मोल्डोवा है, इस तरह के राष्ट्र भी वहां मौजूद हैं, जिनसे अमेरिका को वहां प्रवेश करने में आसानी होती है। तो एक तरीके से अमेरिका का प्रवेश वहां रूस और चीन के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता बढ़ा रहा है, और यह पूरे मध्य एशियाई क्षेत्र को असुरक्षित और अस्थिर बना रहा है। हालांकि अमेरिका की इस रणनीति में यह कहा गया है कि मध्य एशिया को समृद्ध, सुरक्षित और स्थिर बनाए रखना अमेरिका की मंशा है। अब इस पूरी रणनीति में द्विपक्षीय व्यापार को फोकस किया जाएगा, संयुक्त सैन्याभ्यास को महत्व दिया जाएगा, सुरक्षा को महत्व दिया जाएगा, खासतौर से आतंकवाद रोधी, और यूएस सेंट्रल एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अमेरिका एवं मध्य एशिया व्यापार तथा निवेश पर ढांचागत समझौता, TIFA कहते हैं इसको, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इस पर काम करेगा अमेरिका। यह
कोशिश की जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका की मंशा रूस और चीन के प्रभुत्व को कम करना है। यह शक्ति संघर्ष की राजनीति है, यह कह सकते हैं। अमेरिका, रूस और चीन के अलावा इस पूरे क्षेत्र में जो अन्य भागीदार हैं वो भारत है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ऐसे राष्ट्र भी वहां मौजूद हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चीन की जो रणनीति है BRI, वह कैसे फिर से एक बार महत्वपूर्ण हो गई है भू राजनीति की दृष्टि से, और वह भी न्यू ग्रेड गेम का एक हिस्सा बन गई है। तो हम उस पर बात कर लेते हैं, सिल्क रूट क्या था और आज का सिल्क रूट क्या है। तो कहा जाएगा कि 2nd सेंचुरी BC से 14th सेंचुरी AD तक का जो पीरियड है वह सिल्क रूट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत है, चीन है, पर्सिया है, अरेबिया है, रोमन एम्पायर था। ये सब पूरा का पूरा क्षेत्र सिल्क रूट के अंदर आता था। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी AD तक की अवधि को हम कह सकते हैं कि एशिया से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सिल्क रूट की संज्ञा दी गई थी। क्योंकि सिल्क जब चीन में इन्वेंट हुआ था, वहां से यूरोप तक पहुंचाना चीन का उद्देश्य था। और इस पूरे सिल्क रूट में क्या क्या बातें होती थी, क्या क्या होता था, तो बीच में बाजार मिलते थे, इसके अलावा भंडारण की सुविधा थी, स्टोरेज फैसिलिटी होती थी, और इसके साथ साथ विनिमय के पॉइंट्स होते थे, कहां पर हम व्यापार करेंगे, कहां भंडारित करेंगे उसको, और बाजार कहां होगा। तो मार्केट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज और एक्सचेंज पॉइंट्स, तीनों को मिलाकर हम इस पूरे को सिल्क रूट की संज्ञा देते थे। भूमध्य सागर तक का जो क्षेत्र है वह सिल्क रूट है। और सेकेंड सेंचुरी BC से लेकर 14th सेंचुरी AD तक की अवधि है इसमें। और इसमें भारत, चीन, पर्सिया, ग्रीस, इटली और अरेबिया, इतने क्षेत्र शामिल थे। और इस सिल्क रूट में 3 चीजें थीं। एक, बाजार, भंडारण सुविधाएं और विनिमय बिंदु, एक्सचेंज पॉइंट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केट्स, ये सब मिलकर सिल्क रूट का निर्माण कर रहे थे उस समय। अब चीन वहां भी था। अब आज का जो सिल्क रूट है वह क्या है? आज के सिल्क रूट पर हम बात कर रहे हैं तो 2 बातें हैं BRI में। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, जिसको हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। और हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यह चीन से शुरुआत हो रही है। यह मध्य एशिया से लेकर मध्य पूर्व से लेकर यूरोप, पश्चिमी यूरोप, और वहां से फिर वेनिस, मेडिटेरेनियन में वेनिस पर आकर समाप्त हो रहा है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है। और अगर हम इधर से देखें तो ईस्ट चाइना से शुरुआत होती है और हिंद महासागर में इधर से जाती है। भारत को यहाँ दिख रहा है साउथ ईस्ट एशिया, फिर उसके बाद भारत में कोलकाता, श्रीलंका, इधर आ जाएं तो भारत को क्रॉस करके पूर्वी अफ्रीका तट से होते हुए यह पहुंचेगा, एथेंस पर आकर समाप्त होगा। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र पूर्वी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, उसके बाद इंडियन ओशन, फिर उसके बाद पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ से ऊपर बढ़ते हैं तो हम उत्तर की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो वह पूर्वी अफ्रीका तट से होते हुए रेड सी से क्रॉस करते हुए उसके बाद फिर वह मेडिटेरेनियन में पहुंचता है और वहां एथेंस पर जाकर समाप्त होता है। वह MSR है, मैरीटाइम सिल्क रोड, समुद्रवर्ती क्षेत्र है। और जो पृथ्वी पर है, भूमि पर,
वह मध्य एशिया, ये चीन से निकलकर मध्य एशिया, मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया, वहां से यूरोप, और यूरोप में पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप पर जाता है, नीदरलैंड पर तब पहुंचता है रॉटरडम तक, और वहां से फिर वह दक्षिण में आकर मेडिटेरेनियन में वेनिस पर समाप्त होता है। तो चीन का यह जो की पहल है, हालांकि इसमें चीन ने कहा है कि यह पूरा का पूरा जो सिल्क रूट है नया, यही सिल्क रूट है, यह नया जो सिल्क रूट है, इस सिल्क रूट में कल्चरल इंटीग्रेशन होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे सभी राष्ट्र, सांस्कृतिक विनिमय करेंगे एक दूसरे के साथ, और व्यापार करेंगे, और एक दूसरे को सुरक्षा भी देंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे मार्ग से यह तय हो रहा है कि चीन का जो भू राजनीतिक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में चीन बहुत हद तक इससे सफल सिद्ध हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। इस रूप में हम चीन के इस नए ग्रेट गेम या मध्य एशिया के नए ग्रेट गेम को देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं भारत और मध्य एशिया की। उसके पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि भारत का पड़ोस, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है भारत की आज की विदेश नीति में। और विदेश नीति को हम अगर पूरे तरीके से देखें तो भारत ने हाल फिलहाल में विदेश नीति में कई बातें की हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने व्यापार, निवेश और सुरक्षा को मिला दिया है। और जहां भी हम अपनी विदेश नीति का प्रयोग करते हैं, कूटनीतिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, उसमें व्यापार, निवेश और सुरक्षा सभी मिली हुई बातें होती हैं। अर्थात यह हुआ कि भारत की जो मौजूदा कूटनीति है उसकी प्रकृति राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक है। पॉलिटिको इको स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी है। भारत की कूटनीति का दृष्टिकोण राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक है। अर्थात राजनीतिक रूप से हम संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, आर्थिक रूप से हम व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करेंगे और व्यापार और निवेश को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और सामरिकता भी देखेंगे ताकि हम वहां सुरक्षित बने रहें। तो हमने एक दृष्टिकोण यह अपनाया है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि अगर हमने अपने पड़ोस में शांति, स्थायित्व और सुरक्षा को स्थापित कर लिया तो भारत के विकास की दर बढ़ाई जा सकती है। तो हमने पड़ोस को केंद्रित किया, पड़ोस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और पड़ोस का वर्गीकरण किया है हमने कि हमारा पड़ोस कितना बड़ा पड़ोस है और पड़ोस की संकल्पना क्या है। यह पहली बार भारत ने अपने नेबरहुड का क्लासिफिकेशन किया है अपनी विदेश नीति में। और तीसरी बात विदेश नीति की यह है कि भारत ने भूमि के साथ साथ समुद्रवर्ती क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के प्रयास किए हैं। तो मैरीटाइम एस्पेक्ट भी है, समुद्रवर्ती आयाम विदेश नीति का बहुत ताकतवर हुआ है हाल फिलहाल। इसके अलावा व्यापार, निवेश, सुरक्षा को जोड़ा है भारत ने अपनी विदेश नीति में, और अपनी सारी कूटनीतिक पहलों की प्रकृति को या उसके दृष्टिकोण को राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक दृष्टिकोण के तहत या सामरिक दृष्टिकोण बनाया है, वह दृष्टिकोण प्रदान किया है, और उसके आधार पर भारत अपनी विदेश नीति का प्रयोग कर रहा है। लिंक वेस्ट पॉलिसी है जो मध्य एशिया पर लागू होती है, उस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। उसके पहले अभी जो मैंने कहा कि भारत ने पड़ोस का वर्गीकरण किया है और 3 भागों में बांटा है पड़ोस को। सबसे पहला है निकटतम, दूसरा है विस्तरित और तीसरा है सामरिक। इमीडिएट नेबर या नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड स्ट्रेटेजिक नेबरहुड। तो भारत का जो पड़ोस है निकटतम, वह दक्षिण एशियाई देश हैं जिनसे भारत की सीमाएं मिलती हैं। वो आपके सामने मैप है, या आप देख रहे हैं दक्षिण एशिया का क्षेत्र है जिसमें भारत के साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में नहीं आता। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है, दक्षेस का सदस्य भले है, लेकिन वह दक्षिण एशिया का वास्तविक सदस्य नहीं है या उसका राष्ट्र नहीं। वह दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच अवस्थित राष्ट्र है। तो दक्षिण एशिया से मध्य एशिया की तरफ जाने में अफगानिस्तान प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। अब यहीं से अगर हम देखेंगे तो इसके उत्तर में दिखेगा मध्य एशिया का क्षेत्र दिखेगा। तो भारत का जो पड़ोस है निकटतम, उसमें दक्षिण एशियाई राष्ट्र शामिल है।
इसके बाद विस्तरित पड़ोस है, एक्सटेंडेड नेबरहुड है भारत का, जिसका विस्तार किया है। तो विस्तार बहुत बड़ा है। एक विस्तार है जो दक्षिण पूर्वी एशिया है भारत में, अगर आप दिख रहा है आपको, यहां थाईलैंड, फिलीपींस है, ब्रुनेई, मलेशिया, ये सब, इंडोनेशिया, ये सब उसके दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है। साउथ ईस्ट एशिया जो आसियान वाला क्षेत्र है, वह विस्तरित पड़ोस का एक हिस्सा है। इसके अलावा विस्तरित पड़ोस में मध्य एशिया, तो पूर्वी एशिया है, ईस्ट एशिया है, जिसमें चाइना एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है और जापान है, जिसको हम फार ईस्ट भी कहते हैं, सुदूर पूर्व भी कहते हैं। तो पूर्वी एशिया भी भारत के विस्तरित पड़ोस का एक हिस्सा बनता है। तो एक हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया, एक है पूर्वी एशिया जो जाता है सुदूर पूर्व तक। और भारत ने अभी अगर ध्यान में होगा तो पिछले 5-7 सालों में भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ और जापान के साथ बहुत महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। हमने दक्षिण कोरिया और जापान दोनों के साथ समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता भी कर रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वह भी कर रखा है। तो एक क्षेत्र यह हो गया विस्तरित पड़ोस का, पूर्वी एशिया। तीसरा क्षेत्र है मध्य एशिया का, जो अभी हमने देखा है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वह भी विस्तरित पड़ोस का ही क्षेत्र है। तो एक क्षेत्र हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया, एक है पूर्वी एशिया, एक है मध्य एशिया, और इसके बाद है पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, जो मध्य पूर्व का भी भाग है। तो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये 4 भाग हो गए, 4 हिस्से हो गए भारत के विस्तरित पड़ोस के, एक्सटेंडेड नेबरहुड के। इसके बाद जो हमारा सामरिक पड़ोस है, स्ट्रेटेजिक जो नेबरहुड है सुरक्षा की दृष्टि से, वह पूर्वी अफ्रीका का तट है। और यह हमें ये दिख रहा है, पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है, यही हमारा सामरिक पड़ोस है। तो भारत ने पड़ोस को वर्गीकृत करके अपनी स्थिति को पड़ोस में बेहतर करने की कोशिश की है, और उसने अपने व्यापार, सुरक्षा और निवेश और राजनीति सभी का मिश्रण करके पॉलिटिको इको स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी पर काम करना आरंभ किया है। तो जाहिर है इनसे होगा क्या कि हमारी दूरियां जो हैं इन क्षेत्रों के राष्ट्रों के साथ, वो दूरियां घटेंगी और हम उनके पास पहुंचेंगे। इसीलिए हमने टाइटल दिया था, इसका शीर्षक दिया था, कितने दूर कितने पास। India hosted the first virtual meeting of India Central Asia Summit involving the heads of states in the 5+1 format. 5 आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5+1। तो 5+1 की रणनीति पर भारत भी काम कर रहा है। और यह जो घटना हुई है, यह 27 जनवरी को हुई है। 25 जनवरी को चीन और 5 राष्ट्रों के अध्यक्षों के साथ वार्ता हुई थी, C+C5, और 27 जनवरी को भारत ने उसी फॉर्मेट पर, भारत ने भी मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ एक वर्चुअल समिट किया, और उसमें दिल्ली घोषणा पत्र को अनुमोदित किया गया है। भारत का जो हित है दक्षिण एशिया, ये मध्य एशिया में, वह सबसे पहला हित है संसाधनों का, खास तौर से ऊर्जा संसाधनों का। टैपी एक पाइपलाइन है, आपने सुना होगा नाम। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये पाइपलाइन है पूरी। 1814 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टैपी कहते हैं इसको, या ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया है। तो ये भारत का जो हित है मध्य एशिया में, वह ऊर्जा का हित है सबसे इंपॉर्टेंट। कजाकिस्तान के साथ यूरेनियम का भी हित है, कजाकिस्तान के साथ हाइड्रेट्स का भी हित है, और इसके अलावा जो तेल और गैस संसाधन हैं उनका भी हित है। इसके साथ साथ चूंकि मध्य एशिया में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉटन, ये सब, आयरन, ये सब जो खनिज हैं, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं द्विपक्षीय व्यापार की दृष्टि से। लेकिन भारत की एक विशेषता यह है कि भारत ने प्रतिद्वंदिता में हिस्सा नहीं लिया है। इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेट गेम एज सच,
इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि भारत शक्ति संघर्ष की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इतना अवश्य कह सकते हैं कि जो शक्ति संघर्ष हो रहा है मध्य एशिया में, उसका प्रभाव निश्चित रूप से भारत पर पड़ता है। लेकिन भारत एक ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित है या कार्य करता है जिसने प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के साथ भी साझा संबंध बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए मध्य एशिया की भू राजनीति या भू आर्थिकी में भले भारत अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा हो, शक्ति संघर्ष की राजनीति से वह बचना चाहता है और शांतिप्रिय राष्ट्र होने के नाते उसकी यह जो पहल है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। इसके बाद भारत ने मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लाई थी। जिसमें हमने कनेक्टिविटी को, व्यापार को, ऊर्जा को और सुरक्षा को, 4 पिलर थे इसके। व्यापार, सुरक्षा, जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद पर रोक एक एस्पेक्ट यह था। इसके अलावा ऊर्जा तो है ही, और इसके अलावा कनेक्टिविटी, संपर्क कैसे बढ़ेगा, नाम ही है लिंक वेस्ट पॉलिसी। वेस्ट को लिंक करना है, तो संपर्क बढ़ाकर हम एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, और तभी हम मित्रवत संबंधों की कामना कर सकते हैं। तो यह 2012 की करेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है। और अभी जो घटना हुई, जो बैठक हुई, घटना कहने का मतलब जो बैठक हुई अभी, उस बैठक में अगर हम देखें तो दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया गया है। यह आपके सामने उसके कुछ पॉइंट्स हैं, हमें उसके मूल तत्व पर बात करनी है। वो बात क्या है कि हम परस्पर संबंधों को बेहतर बनाएंगे, एक तो यह है। दूसरा है कि ऊर्जा का क्षेत्र हो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, द्विपक्षीय स्तर पर हम साझा रूप में कार्य करेंगे, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाकर कार्य करेंगे, संस्थाओं को महत्व देंगे। उसी क्रम में एक इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटेरिएट, भारत मध्य एशिया सचिवालय की स्थापना प्रस्तावित है दिल्ली में। तो संस्थागत रूप से प्रयास करेगा भारत मध्य एशिया के राष्ट्रों के साथ संपर्क बढ़ाने में। अवसंरचना के विकास में वहां भारत सहयोग करेगा और लाइन ऑफ क्रेडिट की तरह की सहायता भी देगा। इसके अलावा भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। हालांकि यदि हम चीन और रूस की तुलना करें तो भारत का व्यापार बहुत कम है, अभी इट इज जस्ट $1.4 बिलियन। तो व्यापार की दृष्टि से भारत चीन की तुलना में मध्य एशिया से काफी दूर है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने इन प्रयासों से और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों से और गैर आक्रामक रवैये से वह उनके बहुत नजदीक है। तो दूरी, जो व्यापार की दूरी है, उस दूरी को कम करना तुलनात्मक रूप से सरल होता है। यदि हम सांस्कृतिक दूरी बना लेंगे तो उसको दूर कर पाना अपेक्षाकृत दुष्कर है। अतः भारत मध्य एशिया के साथ जो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है वह भारत और मध्य एशिया दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत अपने आप में एक सुदृढ़ राष्ट्र बनकर उभर गया है। एक शक्ति है भारत, क्षेत्रीय शक्ति भी है, और विश्व स्तर पर एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत की छवि बहुत महत्वपूर्ण हो गई है पिछले एक दशक में अगर हम देखें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत शांतिप्रिय राष्ट्र है, गैर आक्रामक राष्ट्र है, और लोकतंत्र, सुदृढ़ लोकतंत्र है भारत का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और विविधतापूर्ण संस्कृति होने के बावजूद अखंडता का प्रतीक है भारत, उसका प्रमाण विश्व के सामने रखता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक है, विधि के शासन का संरक्षक है। ऐसी स्थिति में
भारत और मध्य एशिया के संबंध आने वाले समय में बहुत ताकतवर होंगे और हमारी जो दूरी, जैसा मैंने भी कहा कि व्यापार के संदर्भ में रूस और चीन के सापेक्ष या अमेरिका के सापेक्ष भारत मध्य एशिया से काफी दूर है, लेकिन जो सबसे नजदीकी बात होती है वह सांस्कृतिक और निर्जातीयता की है। वहां पर भारत मध्य एशिया के बहुत करीब है, इसलिए हम व्यापार की दूरी को बहुत सरलता पूर्वक कम कर सकते हैं। यही कामना भारत सरकार की है और यही कामना हम सभी की होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने जितनी बात अभी आपको बताई मध्य एशिया को लेकर, वह न केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्न की दृष्टि से बल्कि आपकी अपनी समझ विकसित कराने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, बहुत उपयोगी साबित होगी। और अगले लेक्चर में फिर ऐसे ही किसी मुद्दे पर फिर बात करूंगा, ताकि आपको सामान्य अध्ययन की उन थीम्स पर ध्यान आपका आकर्षित कराया जाए जो कहीं ना कहीं हम शायद उसको उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं या हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो उन पर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। यही इस पूरे इस प्लेटफॉर्म की विशेषता होगी। और इस थीम्स इन जीएस में हम अगली बार फिर से ऐसा ही कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाकर फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।